Hello students, I heartily welcome you in this session of language and communication skills. जैसा कि आप जानते हैं ये लैंग्वेज का क्लास है, इससे पहले भी ऑनलाइन क्लासेस में मैं अपने लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ. Now we'll start with the new part. Today I'm going to tell you about speaking skills. Skills of effective speaking. There is a general perception in our society that public administrator and business executives sit in their air-conditioned chambers and quietly administer the affairs of the state or business. यानी कि जैसा कि हमने देखा है कि हमको अक्सर ये सुनने में आता है कि हमारे समाज में, हमारे माशरे में जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने एयर कंडीशन रूम में बैठ के अपने काम करते हैं और उनको स्पीकिंग और लिसनिंग पे इतना ज़्यादा कोई फोकस उनका नहीं होता है. ये ऐसा सुनने में आया है. दे ऑर्डर देयर सबऑर्डिनेट्स to go into the hurly-burly of daily life to sort out messy nuts and bolts of public affair. This is rather a rosy picture of higher bureaucracy and business administration. In reality, public speaking as well as talking to group and individuals take up about 80 to 90% of the time of senior administrator. ये कुछ अफवाहें हैं, कुछ रूमर्स हैं, कुछ अखबार की और कुछ न्यूज़ की बातें हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो सिर्फ अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठकर ही लोगों से कांटेक्ट करने की और कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं. पर एक्चुअल देयर इज़ रेदर अ रोजी पिक्चर ऑफ हायर ब्यूरोक्रेसी. यानी कि ये हमारे राजतंत्र, नौकरशाही का या व्यापार वर्ग का एक रूमर है, एक अफवाह है. सच्चाई में पब्लिक स्पीकिंग हो या लोगों से बातचीत करना हो किसी व्यक्ति विशेष से, इसमें 80 से 90% मामले में देखा गया है कि इट टेक अबाउट 80 to 90% ऑफ टाइम ऑफ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर. मतलब जो टॉप पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होता है उसका 80 से 90% टाइम लोगों से कांटेक्ट करने और कम्युनिकेट करने में जाता है. वी डेली सी ऑन टीवी that senior executives and officers appear before the media for explaining government actions, corporate policies and affairs of public interest. हम अक्सर देखते हैं रोज़मर्रा के जीवन, टेलीविज़न में और समाचार पत्रों के अंदर की जो बड़े हाई लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं वो मीडिया के सामने रूबरू होते हैं और इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं. हाल फिलहाल का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. सुशांत सुसाइड केस अभी जो बहुत चल रहा है, उसमें भी दो स्टेट की पुलिस आमने सामने है, बिहार वर्सेस महाराष्ट्र. यहाँ पर महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर हम सब जानते हैं, स्पेशल क्राइम ब्रांच मिस्टर परमवीर सिंह वर्सेस डीजीपी बिहार जो है गुप्तेश्वर पांडे, वो दोनों आमने सामने थे. हमने दोनों को देखा कि उन्होंने मीडिया से कम्युनिकेट किया. तो वो दोनों एक टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, बोथ आर आईपीएस, दोनों इंडियन पुलिस सर्विस में अपनी सेवा दे रहे हैं. लेकिन इतने बड़े ओहदे में होने के बावजूद भी वो मीडिया से, टीवी से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों में वो बराबर कॉन्टैक्ट में हैं और रूबरू होकर अपनी बात को रख रहे हैं. तो ये कहना कि बड़े लोग या ऑफिशियल्स सिर्फ कमरों में एयर कंडीशन में बैठकर ही अपना काम चलाते हैं या पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, पब्लिक डीलिंग, इट इज़ रॉन्ग टू से. इट्स अ रूमर. वो ये भी लोग जो होते हैं वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया से रूबरू होते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं और अपना जो टैक्टिक्स है वो दिखाने की कोशिश करते हैं. So it is also a fact that public speaking, especially talking to press and media, is not liked by a person who is on the seat of power, but the responsibility of the post demand him or her to speak to the press and media. Therefore, public speaking can be an enjoyable task if approached with due care and adequate preparation. ये भी एक सच है. It is also a fact that public speaking, especially talking to press and media, is not liked by पर्सन हु इज़ ऑन द सीट ऑफ पावर. मतलब जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं वो मीडिया से उतना मुखातिब होना पसंद नहीं करते हैं, उनको पसंद नहीं आता है. बट उसके बावजूद भी उन्हें इंटरेक्ट होना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है. इसीलिए ये कहना कि एयर कंडीशन कमरे में बैठ के अपना काम करते हैं ये बिल्कुल गलत है. तो उनको भी रूबरू, आमने सामने उनको कन्फ्रंट मीडिया को करना पड़ता है. पर इससे ये पता चलता है कि अगर हम अपना ध्यान थोड़ा सा अवेयर होकर मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपना ध्यान हम कंसंट्रेट करें तो हमारा स्पीकिंग स्किल्स जो है थोड़ा सुधर सकता है या थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज टू टाइप्स ऑफ राइटिंग, एज वी ऑल नो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. दो तरह की शैलियाँ हमने देखी हैं
चाहे वो बोलचाल की भाषा में हो या लिखित भाषा में हो। पहले तो प्राथमिक भाषा जो है वो बोलचाल की भाषा यानी वर्बल लैंग्वेज कहलाती, रिटर्न जो है सेकंड लैंग्वेज है। विश्व की ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जिनका लिखित रूप नहीं है पर वो भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस तरीके से बोलना जो है वो प्राइमरी है, प्रारंभिक प्राथमिकता है। तो इसी तरीके से हमने देखा है कि दो तरीके होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। भाषा के दो स्तर होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जो औपचारिक भाषा का स्तर है वो हम अपने कार्यालयों में, अपने ऑफिसेज में, अपने किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करने में, स्टेज में, पब्लिक स्पीकिंग में, प्रेस में, मीडिया में, इसमें हम फॉर्मल का या ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जो नॉन ऑफिशियल और इनफॉर्मल लैंग्वेज और अनौपचारिक भाषा होती है, अपने घर में, अपने मित्रों में, भाइयों में, अपने फ्रेंड सर्कल, कलीग इत्यादि में हम अनफॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर्मल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? कॉलेज में प्रोफेसर टीचर के सामने, मीडिया के सामने, और अपने ऑफिसेज में, एग्जीक्यूटिव्स में, इधर उधर इत्यादि। और इनफॉर्मल का इस्तेमाल हम करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों के बीच में, घर में, माँ बाप के, मम्मी पापा इत्यादि के बीच में। तो इसी तरीके से हमने जैसे देखा दो तरह की भाषाएं होती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो मीडिया से मुखातिब होते वक्त हमें फॉर्मल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता है और उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है, चाहे हम रिटर्न में अपना स्टेटमेंट दें या मीडिया से हम रूबरू हों, तो उस वक्त हमारा जो लैंग्वेज का स्तर होता है वो फॉर्मल होता है। इट इज कॉल्ड फॉर्मल लैंग्वेज। First and perhaps the most important step in this direction is to have a right attitude that we are willing to speak whenever we are needed to do it. सबसे पहला स्टेप, पहला स्टेज जो है इसके क्षेत्र में ये निकल कर सामने आता है कि जब हम रूबरू हो रहे हैं मीडिया से, तो हमारा एटीट्यूड जो है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। इट मीन्स आवर स्टेटमेंट शुड अकॉर्डिंग टू आवर फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि हमारा जो कथन है वो हमारे चेहरे की मुद्रा के अनुकूल होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं, जो हम डिलीवर कर रहे हैं स्पीच, वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को अग्री करे, उसको रिजेंबल करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई सैड न्यूज़ दे रहे हैं और हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है बहुत जॉली है, हम बहुत खुश हैं और हमारी हंसी हमारे चेहरे से अलग साफ नज़र आ रही, लेकिन जो हमको न्यूज़ देना है सैड न्यूज़। फॉर एग्जांपल सुशांत सुसाइड केस के बारे में अगर कोई इंटरेक्ट करता है मीडिया से, एक बहुत दुखद घटना हुई, एक यंग चमकता हुआ उभरता सितारा फिल्म इंडस्ट्री का 35 साल 34 साल की उम्र में हम सब के बीच से रुखसत हो गया। अगर इसकी ऑन द स्पॉट खबर कोई करीबी, कोई चाचा मामा इत्यादि देता है, तो उसके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट वाला एक्सप्रेशन होगा, हंसते हंसते अगर वो इस सैड न्यूज़ को देगा, तो इसका मतलब उसका स्टेटमेंट उसके फेशियल एक्सप्रेशन और उसकी बॉडी लैंग्वेज को अग्री नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम अपना स्टेटमेंट मीडिया के सामने दें या पब्लिक स्पीकिंग हम करें, तो हमारा जो स्टेटमेंट है हमारी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन को अग्री करे। इट्स अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सेकेंडली देयर इज सेइंग दैट टोन मेक्स द म्यूजिक। टोन मतलब जो हमारा लय होता है, बोलने का तरीका होता है, वो एक रिदम बनाता है। बोलने का तरीका भी हमारे स्टेटमेंट के अनुकूल हो, बिल्कुल सही हो। जैसा स्टेटमेंट हम दे रहे हैं उसी तरीके की हमारी भाषा और हमारी शैली होना चाहिए। थर्डली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग इन पब्लिक स्पीकिंग। मतलब किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, भेजना और लोगों से पब्लिक प्लेस में लोगों से कम्युनिकेट करना, इन दोनों में फ़र्क है। Therefore, do not overload your speech with facts and figures, examples, comparison, contrast, etc. मतलब इसीलिए हम अपनी सूचनाओं को केवल फैक्ट और फिगर से ही ओवरलोड नहीं कर सकते। सूचना में हम फैक्ट और फिगर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग जब हम करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स हम कोट करते हैं, कुछ कंपैरिजन करते हैं। तो हमें दोनों का संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन में हम फैक्ट्स और फिगर कोट कर सकते हैं, बट इन पब्लिक स्पीकिंग वेन एवर वी कम्युनिकेट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव एग्जाम्पल्स एंड एज वेल एज कंपेयर थिंग्स। मतलब उदाहरण देना और चीज़ों की तुलना करना, ये दोनों ज़रूरी है पब्लिक स्पीकिंग में। और इन्फॉर्मेशन में हम फैक्ट और फिगर कोट कर सकते हैं, या फैक्ट और फिगर पब्लिक स्पीकिंग में कम्युनिकेट करते वक्त भी कोट करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देना और कंपैरिजन करना, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एन अफेक्टिव टॉक। अफेक्टिव टॉक के कुछ कंपोनेंट्स मैं आपको बताता हूँ। राइट सिंस एरिस्टोटल to the present day people in general consider that there are three main constituents of public speaking. एरिस्टोटल जो एक महान दार्शनिक थे पॉलिटिकल साइंस के, उनके ज़माने से लेकर आज तक कुछ महत्वपूर्ण तत्व अफेक्टिव टॉक के कुछ महत्वपूर्ण तत्व आज तक प्रचलित हैं। वो कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। ओरल प्रेजेंटेशन फर्स्ट, सेकंड आइडिया ऑफ स्पेस स्टेज इन स्पीकिंग,
थर्ड, प्रॉब्लम विद टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। ओरल प्रेजेंटेशन पहला कंपोनेंट है। चीज़ें जो हम लिख कर देते हैं उसमें हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज कोई जज नहीं कर सकता। एक स्टेटमेंट होता है रिटर्न जो हम एक जगह से एक टेबल से दूसरे टेबल खसका देते हैं, दे देते हैं। लेकिन जब हम ओरल प्रेजेंटेशन करते हैं, आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं उस स्टेज में, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिशियन है, वो नया नया किसी पॉलिटिक्स में आया, नई नई पार्टी में आया है, तो उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, बट उसका जो स्पीकिंग पावर है, बॉडी लैंग्वेज है जो उसका, वो उतना परफेक्ट नहीं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो उसके लिए क्या करेगा? क्या वो लिख लिख के अपना बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करेगा? नो। द बेस्ट वे इज टू स्पीक एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल। जनरली सबसे बेहतर तरीका है अपने दोस्त अहबाब, फ्रेंड सर्कल, कलीग इत्यादि में आप अपनी बातें शेयर करें, उनके सामने अपना प्रेजेंटेशन दें। उसके बाद धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज आती है कि आप पब्लिक को कन्फ्रंट करें किसी छोटे से इवेंट में, छोटे सेमिनार या छोटे फंक्शन में। धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इम्प्रूव होगा। तो जो सबसे पहला पार्ट है इफेक्टिव टॉक का, वो है ओरल प्रेजेंटेशन। आपको बॉडी लैंग्वेज अगर आपका इम्प्रूव करना है तो आप अपने प्रेजेंटेशन को लिखित में तैयार कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल फाइंड योर सेल्फ मच इम्प्रूव एंड you will find yourself much improved and you will be able to face the people. सेकेंड है आइडिया ऑफ स्टेज इन स्पीकिंग। जैसा कि मैं बता रहा था स्टेज फियर, कई लोगों को स्टेज फियर होता है, बहुत से लोगों को। इसका तरीका नॉट टू अवॉइड द स्टेज बट टू गो एंड डिलीवर योर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हम अपने विचारों को स्टेज में खड़े होकर पब्लिकली शेयर कर सकते हैं। तो स्टेज फियर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्टेज का भरपूर इस्तेमाल करें। बेटर है कि आप प्राइमरी स्टेप में अपने कलीग्स, फ्रेंड सर्कल में एक स्टेज तैयार करके उनके सामने बोलें एज अ रिहर्सल, पार्ट ऑफ रिहर्सल। उसके बाद धीरे धीरे अपने कॉलेजेस में जो फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उसमें इट इज़ बेटर टू डिलीवर योर थॉट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो एक अच्छे स्पीकर आप तभी बन पाएंगे जब आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे। प्रॉब्लम विद टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज, ये थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोगों की बॉडी लैंग्वेज और उनके आवाज़ का जो तरीका होता है उसमें अक्सर प्रॉब्लम होती है। कईयों का पोस्चर जेस्चर, आप समझते हैं, पोस्चर जेस्चर में काफ़ी दिक्कत होती है। टोन ऑफ वॉइस उनका ठीक नहीं होता है, यानी कईयों की वॉइस ऑडिबल होती है, कईयों की ऑडिबल नहीं होती है। ऑडिबल होती है यानी सुनने लायक होती है, कईयों की सुनने लायक नहीं होती। पर होता यह है कि उनको शौक होता है कि वो बोलें, अपने थॉट शेयर करें, इसलिए वो बोलते चले जाते हैं, पर उनका टोन उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टोन और बॉडी लैंग्वेज धीरे धीरे आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, जज करने की कोशिश कीजिए कि मैंने इतना % यहाँ पर मिस्टेक किया है, मैं इसको कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ। देन यू विल फाइंड that you will become perfect in that part of speaking. तो मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई? 3, oral presentation, ideas of speech or stage in speaking, third problem with tone of voice and body language. अब मैं इसके कुछ important part आपको बताता हूँ। बॉडी लैंग्वेज जो सबसे important चीज़ है, इसको हम अलग अलग स्टेजेस में समझने की कोशिश करेंगे। Body language, it is very interesting. Let us start with the first part, body language. Look at the audience. जब हम स्टेज में बोल